नमस्कार दोस्तों, पीसीएसएम के अपने यूट्यूब परिवार में आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोग एनसीईआरटी के 7th क्लास के साइंस का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग अध्याय 4 का अध्ययन करेंगे। आज का टॉपिक होगा हमारा ऊष्मा। ऊष्मा के बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे तथा परीक्षाओं के दृष्टिकोण से जो भी महत्वपूर्ण बिंदु होंगे उनको हम लोग समझने का प्रयास भी करेंगे। क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी क्लास हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। और साथ ही साथ अपने दोस्त भाई बंधु सभी को पास में वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आज की कक्षा को हम लोग प्रारंभ करते हैं कि ऊष्मा के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं कि ऊष्मा क्या होती है, इसके बारे में देखते हैं। अध्याय 3 में आप पढ़ चुके हैं कि ऊनी वस्त्र जो होते हैं जानता और रेशे के बनाए जाते हैं। ऊनी वस्त्र जो होते हैं कौन से रेशे के बनाए जाते हैं? जानता और रेशे से बनाए जाते हैं। आप यह भी जानते हैं कि सूती वस्त्र जो होते हैं पादप रेशों से बनाए जाते हैं। ऊनी वस्त्र जानता और रेशे से बनाए जाते हैं तथा सूती वस्त्र पादप रेशों से बनाए जाते हैं। पेड़ पौधे से प्राप्त जो रेशे होते हैं उससे क्या बनाए जाते हैं? उससे सूती वस्त्र बनाए जाते हैं। हम शीतकाल में ऊनी वस्त्र पहनते हैं, बिल्कुल सही बात है। हम शीतकाल में कैसे वस्त्र पहनते हैं? ऊनी वस्त्र पहनते हैं जो हमें गर्म रखते हैं। जब मौसम गर्म होता है तब हम हल्के रंग के सूती वस्त्र पहनना पसंद करते हैं और ये हमें क्या करता है? ये हमें ठंडक का अनुभव कराते हैं। ठीक है, आप यह जानने के लिए अवश्य ही उत्सुक होंगे कि किसी विशेष ऋतु के लिए विशेष प्रकार के वस्त्र ही क्यों उपयुक्त होते हैं। शीतकाल में आप घर के अंदर ठंड का अनुभव करते हैं। जब शीतकाल का मौसम चलता है तो आप घर के अंदर होते हैं तो कैसा अनुभव करते हैं? आप ठंड का अनुभव करते हैं। यदि आप बाहर धूप में जाएं तो गर्मी का अनुभव करते हैं। ग्रीष्म काल में तो आप घर के अंदर भी गर्मी का अनुभव करते हैं। ग्रीष्म काल में इतनी गर्मी हो जाती है कि आप घर के अंदर भी रहते हैं तो क्या करते हैं? गर्मी का अनुभव आपको घर के अंदर भी होता है। हम यह कैसे जान पाते हैं कि कोई वस्तु गर्म है अथवा ठंडी है? अब आप सोचिए कि हम कैसे जानते हैं कि कोई वस्तु गर्म है या ठंडी है? हम कैसे पता लगाते हैं हम कैसे पता लगाते हैं कि कोई वस्तु कितनी गर्म अथवा कितनी ठंडी है? इस अध्याय में हम इसी प्रकार के कुछ प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। आइए अब गर्म तथा ठंडा के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। अपने दैनिक जीवन में हम अनेक वस्तुओं के संपर्क में आते हैं। इनमें से कुछ गर्म होते हैं और कुछ क्या होते हैं? ठंडी होते हैं। चाय गर्म होती है तथा बर्फ़ क्या होती है? ठंडी होती है। चाय गर्म होती है तथा बर्फ़ कैसी होती है? बर्फ़ ठंडी होती है। सारणी 4.1 को हम लोग देखेंगे। इसमें समान उपयोगी वस्तुओं की सूची दी गई है। इस सूची में कुछ नाम और भी जोड़ना है और इन वस्तुओं को गर्म या ठंडी के रूप में क्या करना है? चिन्हित करना है कि कौन सी वस्तुएं ठंडी है, कौन सी वस्तुएं गर्म है। हम देखते हैं कि कुछ वस्तुएं ठंडी है जबकि कुछ गर्म है। आप यह भी जानते हैं कि कुछ वस्तुएं क्या है? कुछ वस्तुएं दूसरी वस्तुओं की अपेक्षा अधिक गर्म होती है। कुछ तो ठंडी होती है और कुछ गर्म होती है, लेकिन कुछ वस्तु जो होती है वो दूसरी वस्तुओं की अपेक्षा क्या होती है? अधिक गर्म होती है। जबकि कुछ वस्तुएं दूसरी की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। हम कैसे ज्ञात करते हैं कि कोई वस्तु दूसरी वस्तु की अपेक्षा अधिक गर्म है? प्रायः हम इसका पता वस्तुओं को कैसे करके स्पर्श करके लगाते हैं, परंतु क्या हमारी स्पर्श इंद्रियां विश्वसनीय है? आइए इसको ज्ञात करते हैं। क्या हम जो छूते हैं, जो टच करके हम लोग प्राप्त करते हैं, जो हम देखते हैं कि कौन सा गर्म है कौन सा ठंडा है, तो वो तो हमारे इंद्रियों के द्वारा हमारे मस्तिष्क तक पता चलता है। तो क्या वो हमारा इंद्रिय जो है जिसके द्वारा हम ये सब महसूस करते हैं, क्या वो हमारा विश्वसनीय है? यहाँ पे आपका सारणी दिया हुआ है 4.1, इसमें गर्म तथा ठंडी वस्तुओं को दिया हुआ है। अब आपको देखना है कि आइसक्रीम कैसा होता है। आइसक्रीम ठंडा या शीतल या गुनगुना होता है। चाय के प्याले में रखी चम्मच कैसा होता है? फलों का रस कैसा होता है? तलने के लिए उपयुक्त किसी बर्तन की हथी का वो कैसा होता है? क्रियाकलाप 4.1 को देखिए। क्या कर रहा है कि क्रियाकलाप 4.1 को देखिए। यहाँ पे 3 पात्रों में पानी के ताप का अनुभव किया जा रहा है। तीन पात्र है A, B, C, इसमें पानी है, उसमें पानी को अनुभव किया जा रहा है। 3 पात्र अथवा बर्तन लीजिए और इन पर A, B, C नामांकित कीजिए। जैसा कि चित्र संख्या 4.1 में दिखाया गया है। पात्र A में ठंडा पानी है तथा पात्र B में गर्म पानी लीजिए और कुछ ठंडा और कुछ गर्म पानी मिलाकर के पात्र C में डालिए। ठीक है, अब अपने बाएं वाम हाथ को पात्र ए में तथा दाहिने हाथ को पात्र बी में डालिए। दोनों हाथों को 2-3 मिनट तक पात्रों में क्या कीजिए? डूबे रहने दीजिए। अब दोनों हाथों को एक साथ पात्र सी में क्या कीजिए? डुबाइए।
जैसा कि चित्र संख्या 4.1 में जो 3 पात्र दिया गया था, क्या दोनों हाथों को एक जैसा ही अनुभव होता है? अब आप उसमें डुबाने के बाद में आप अनुभव करेंगे कि क्या दोनों ही हाथों को एक जैसा ही अनुभव होता है। अब सुनिश्चित कीजिए कि पानी इतना गर्म ना हो कि आपका हाथ जल जाए। अब इतना गर्म भी पानी नहीं रखना है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ कि आपको परामर्श दिया जाता है कि बहुत अधिक गर्म वस्तुओं को नहीं छुए। मोमबत्ती की ज्वाला अथवा स्टोव छूते समय सतर्क रहें, ठीक है। बूझों की उलझन यह दर्शाती है कि यह निश्चय करने के लिए कि कोई वस्तु गर्म है अथवा ठंडी है, हम अपनी स्पर्श इंद्रियों पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। यह हमें कभी भी धोखा दे सकती है। तब हम यह कैसे ज्ञात करेंगे कि कोई वस्तु वास्तव में कितनी गर्म है? किसी वस्तु की उष्णता, गर्मी की विश्वसनीयता ताप उसके ताप से की जाती है। किसी भी वस्तु की उष्णता जो होती है, गर्मी की जो विश्वसनीयता माप जो होती है, किससे की जाती है? उसके तापमान से किया जाता है, उसके टेम्परेचर से किया जाता है। ताप मापने के लिए उपयोग की जाने वाली युक्ति को तापमापी यानी कि थर्मामीटर कहते हैं। जिससे ताप मापते हैं उसको क्या कहते हैं? तापमापी या फिर थर्मामीटर कहते हैं। आइए ताप मापन के बारे में हम लोग देखते हैं। क्या आपने कोई तापमापी देखा है? याद कीजिए कि जब कभी आपको या आपके परिवार में किसी को बुखार चढ़ा था तो टेम्परेचर यानी कि ताप को थर्मामीटर यानी तापमापी से क्या किया गया था? मापा गया था। डॉक्टर आते थे, एक छोटा सा एक बिता के लेकर के उसको लगा देते थे मुंह में, फिर देखते थे कि आपको इतना बुखार है, इतना डिग्री बुखार है। वो तापमापी होता था, ठीक है। जिस तापमापी से हम अपने शरीर के ताप को मापते हैं उसे डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। जिस तापमापी से हम अपने शरीर के ताप को मापते हैं, टेम्परेचर को मापते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं, क्योंकि वो डॉक्टर के द्वारा यूज किया जाता है। किसी थर्मामीटर को अपने हाथ में पकड़िए तथा इसका ध्यानपूर्वक क्या कीजिए? परीक्षण कीजिए। यदि आपके पास थर्मामीटर नहीं है तो अपने मित्र के साथ सम्मिलित हो जाइए और डॉक्टरी थर्मामीटर चित्र संख्या 4.2 में दर्शाए अनुसार दिखाई देता है। 4.2 में दिखाया गया है, उसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पे आपका चित्र संख्या 4.2 में जो डॉक्टरी थर्मामीटर है, जिससे डॉक्टर जो होते हैं हमारी फीवर को मापते हैं, ठीक है। डॉक्टरी थर्मामीटर में एक लंबी बारीक तथा एक समान व्यास की कांच की नली होती है। क्या कह रहा है कि डॉक्टरी थर्मामीटर में एक लंबी बारीक मतलब बहुत पतला तथा एक समान व्यास जो होता है उसकी कांच की एक नली होती है। इसके एक सिरे पर एक बल्ब लगा होता है। इसके एक सिरे पर क्या होता है? एक बल्ब लगा होता है। बल्ब में पारा भरा होता है, पारा भरा होता है, ठीक है। बल्ब के बाहर नली में पारे की एक पतली चमकीली धारी देखी जा सकती है। यदि पारे की यह धारी आपको दिखाई ना दे तो थर्मामीटर को थोड़ा सा घुमाइए। थर्मामीटर को क्या कीजिए? घुमाइए। जब वो पारे की धारी नहीं दिखाई दे तो थर्मामीटर को आप थोड़ा सा घुमाइए, जब तक कि आपको उसमें धारी दिखाई ना देने लगे। थर्मामीटर पर आपको ताप मापने का एक मापक्रम यानी कि स्केल भी दिखाई देगा। उपयोग किए जाने वाला यह तापक्रम सेल्सियस स्केल होता है। जो उपयोग किया जाता है ये जो थर्मामीटर होता है वो सेल्सियस स्केल होता है, जिसे सेंटीग्रेड द्वारा दर्शाते हैं। जिसे किसके द्वारा दर्शाते हैं? जिसको सेंटीग्रेड के द्वारा दर्शाते हैं। हमारे शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है या फिर 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। डॉक्टरी थर्मामीटर से हम 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक माप सकते हैं। क्या कह रहा है कि डॉक्टरी थर्मामीटर से हम 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक के ताप को ही माप सकते हैं, ठीक है। इसको याद रखिएगा, 35 से 42, ठीक है। अब आइए थर्मामीटर से ताप मापना, इसको देखते हैं। आइए यह सीखें कि थर्मामीटर को कैसे पढ़ा जाता है। सबसे पहले इसके किन्हीं दो क्रमागत एक के बाद एक बड़े चिन्हों द्वारा निरूपित माप के अंतर को नोट कीजिए। इन दोनों चिन्हों के बीच भागों की संख्या यानी कि छोटे चिन्हों द्वारा दर्शाए गए को नोट कीजिए और मान लीजिए कि दो बड़े चिन्हों के बीच 1 डिग्री का अंतर है। मान लीजिए कि दो बड़े चिन्हों के बीच में क्या है? 1 डिग्री का अंतर है, ठीक है। तथा इन चिन्हों के बीच 5 भाग है। इन चिन्हों के बीच में क्या है? 5 भाग है। तब इन छोटे भाग का माप 1/5 डिग्री सेंटीग्रेड है। तब इस एक छोटे भाग का माप कितना है? 1/5 डिग्री सेंटीग्रेड, अर्थात 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। 0.2 डिग्री क्या होगा? सेंटीग्रेड होगा, ठीक है। उपयोग करने से पहले थर्मामीटर को अच्छी प्रकार से धो लीजिए। धोने के लिए किसी प्रतिरोधी यानी कि रोगाणुरोधक घोल का उपयोग करना सुरक्षित रहता है। अब इसे अपने हाथ में कस करके पकड़िए और कुछ झटके दीजिए। झटके देने से पारे का तल नीचे आ जाएगा। सुनिश्चित कीजिए कि यह 35 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे
आ गया है, ठीक है। जब जब झटका मारिएगा तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे क्या हो जाएगा, पारा नीचे आ जाएगा। अब थर्मामीटर के बल्ब को अपनी जीभ के नीचे रखिए। अब क्या रखिए, अब थर्मामीटर के बल्ब को अपनी जीभ के नीचे रखिए और 1 मिनट के पश्चात थर्मामीटर को बाहर निकाल दीजिए और उसका पाठ्यांक क्या कीजिए, नोट कीजिए, ठीक है। यह आपके शरीर का तापमान होता है, जो भी दिखाएगा वो आपके शरीर का तापमान हो जाएगा। ताप को सदैव इसके मात्रक यानी कि डिग्री सेंटीग्रेड के साथ में व्यक्त करना चाहिए। अपने आपने अपने शरीर का ताप कितना नोट किया है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी हम बताए हैं कि मानव शरीर का सामान्य तापमान जो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और ध्यान दीजिए कि ताप को इसके मात्रा के साथ व्यक्त किया जाता है, ताप को इसके मात्रा के साथ में क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, ठीक है। अब आइए क्रियाकलाप 4.3 को देखते हैं कि डॉक्टरी थर्मामीटर की सहायता से अपने कुछ मित्रों कम से कम 10 के शरीर का क्या कीजिए, मापिए। अपने प्रेक्षणों को सारणी 4.2 में अंकित कीजिए, ठीक है। अब आप एक डॉक्टर बन गए हैं इतना पढ़ने के बाद में। अब अपने 10 दोस्तों को क्या कर सकते हैं, उसका टेम्परेचर माप सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ कि डॉक्टरी थर्मामीटर उपयोग करने के लिए आवश्यक सावधानी है। जब आप डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग कीजिएगा तो उससे पहले कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। थर्मामीटर को उपयोग से पहले और उपयोग के पश्चात उसको क्या करना चाहिए, उसको धोना चाहिए। धोने के लिए किसी प्रतिरोधी यानी एंटीसेप्टिक घोल का उपयोग अच्छा रहता है। फिर अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि सुनिश्चित कीजिए कि उपयोग से पहले पारे का तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे हो। सुनिश्चित कीजिए कि जब आप किसी का उपयोग कर रहे हैं, किसी का टेम्परेचर माप रहे हैं, तब क्या हो रहा है, थर्मामीटर का तापमान जो है 35 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे हो रहा है। अगला पॉइंट है कि थर्मामीटर को पढ़ते समय पारे का तल दृष्टि रेखा की सीध में होना चाहिए। अगला कि थर्मामीटर सावधानीपूर्वक उपयोग कीजिए। किसी कठोर वस्तु से टकराने पर यह टूट सकता है क्योंकि वह कांच का बना होता है। अगला पॉइंट है कि थर्मामीटर का उपयोग करते समय इसे बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए, ठीक है। डॉक्टरी थर्मामीटर को पढ़ने का सही विधि। अब कुछ विद्यार्थियों के शरीर के तापमान आप अपने दोस्त भाई सभी का इसमें नाम लिखिए और सबका टेम्परेचर मापिए, उसको लिखिए। चलिए आगे देखते हैं कि क्या प्रत्येक विद्यार्थी के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही होता है। अब आप जितने भी 5-10 दोस्त बंधु का जो शरीर के टेम्परेचर मापे हैं, तो क्या उन सभी के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही है। यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति का सामान्य ताप 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही होगा। यह कुछ अधिक अथवा कुछ कम भी हो सकता है। वास्तव में जिसे हम सामान्य ताप यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर कहते हैं, वह स्वस्थ व्यक्तियों के विशाल समूह के शरीर का औसत तापमान होता है, ठीक है। अब यहाँ पे चेतावनी क्या दिया हुआ है कि डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग मानव शरीर का ताप मापने को छोड़ करके किसी अन्य वस्तु का ताप मापने के लिए कभी भी मत कीजिएगा। थर्मामीटर को धूप तथा आग के पास रखने से बचाइएगा। ऐसा करने से यह क्या हो जाएगा, यह टूट जाएगा, ठीक है। आगे की डॉक्टरी थर्मामीटर को केवल मानव शरीर का ताप मापने के लिए ही डिजाइन किया गया है। मानव शरीर का ताप सामान्यतः 35 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तथा 42 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं होता है। मानव शरीर का तापमान सामान्यतः 35 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तथा 42 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं होता है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जब 35 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर होता है तब हमको ठंडक महसूस होती है, और जब 42 डिग्री से अधिक तापमान होता है, टेम्परेचर होता है, तब क्या होता है, हमको गर्मी महसूस होती है। क्योंकि हमारे शरीर का तापमान 42 डिग्री और 35 डिग्री पे क्या हुआ है, वो फिक्स है, ठीक है। यही कारण है कि इस थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। आगे देखते हैं कि प्रयोगशाला तापमापी के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। हम अन्य वस्तुओं के ताप कैसे मापते हैं, इसके लिए अन्य तापमापी का काम में लाते हैं। ऐसा ही एक तापमापी प्रयोगशाला तापमापी होता है। आपके अध्यापक इस तापमापी को आपको दिखाएंगे। इसे ध्यान से देखिए तथा इसे मापे जा सकने वाले अधिकतम तथा न्यूनतम ताप को नोट कीजिए। प्रयोगशाला तापमापी का परिसर कितना होता है। प्रयोगशाला तापमापी का परिसर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। प्रयोगशाला तापमापी का परिसर कितना होता है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है। जबकि डॉक्टरी थर्मामीटर का कितना होता है, डॉक्टरी थर्मामीटर का कितना होता है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही उतना ही तापमान को माप सकता है, उतना ही टेम्परेचर को माप सकता है। लेकिन प्रयोगशाला में जो तापमापी जो होता है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसके ताप परिसर को क्या कर सकता है,
माप सकता है, मेजर कर सकता है। चित्र संख्या 4.4 में हम लोग देखेंगे कि जैसे आपने डॉक्टरी थर्मामीटर में किया था, ठीक उसी प्रकार से इस तापमापी के भी किसी सबसे छोटे भाग द्वारा दर्शाए जाने वाले ताप का मान ज्ञात करना होगा। तापमापी द्वारा दर्शाए गए ताप को ठीक ठीक पढ़ने के लिए आपको ताप के इस मान की आवश्यकता होगी। ठीक है, क्या कह रहा है कि विभिन्न प्रयोजनों के लिए विभिन्न प्रकार के तापमापी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अलग अलग प्रकार के काम के लिए अलग अलग प्रकार के तापमापी का उपयोग करते हैं हम लोग। मौसम की रिपोर्ट में दिए गए अधिकतम तथा न्यूनतम तापों की जानकारी देने के लिए अधिकतम न्यूनतम तापमापी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मौसम की रिपोर्ट में दिए गए अधिकतम तथा न्यूनतम तापमापी को ताप को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अधिकतम न्यूनतम तापमापी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे आइए अब देखें कि इस तापमापी का उपयोग कैसे किया जाता है। ये आपका प्रयोगशाला तापमापी है। ये कौन सा है? प्रयोगशाला तापमापी है, जो 4.4 क्रियाकलाप में दिया हुआ है। ठीक है, ये प्रयोगशाला तापमापी द्वारा जल का ताप मापा जा रहा है। जल का ताप किसके द्वारा मापा जा रहा है? प्रयोगशाला तापमापी के द्वारा मापा जाता है। अब ये नहीं कि जल का ताप मापने के लिए हम डॉक्टरी थर्मामीटर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि किसी बीकर अथवा मग में नल का थोड़ा सा जल लीजिए और तापमापी को जल में इस प्रकार डुबोइए कि उसका बल्ब तो जल में डूबा रहे, लेकिन वह बर्तन की तली अथवा दीवारों को स्पर्श ना करे। इसको ध्यान रखना है। तापमापी को जल में ऊर्ध्वाधर रखते हुए इसमें पानी के पारे के तल की गति को देखिए। चित्र संख्या 4.5 में देखेंगे। तब तक प्रतीक्षा कीजिए जब तक कि नली में पारे का तल स्थिर ना हो जाए। तापमापी का पाठ्यांक नोट कीजिए और इस समय जल का ताप कितना है उसको अपने नोटबुक में लिखिए। कक्षा में विभिन्न विद्यार्थियों द्वारा मापे गए जल के ताप की तुलना कीजिए और क्या इन मापों में कुछ विभिन्नताएं हैं, संभव कारणों पर क्या कीजिए? चर्चा कीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते समय डॉक्टरी थर्मामीटर का पाठ्यांक लेते समय बरती जाने वाली सभी सावधानियों के अतिरिक्त निम्नलिखित सावधानी भी बरती जानी चाहिए। प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते समय डॉक्टरी थर्मामीटर का पाठ्यांक लेते समय बरती जाने वाली सभी सावधानियों के अतिरिक्त निम्नलिखित सावधानी भी बरती जानी चाहिए। तापमापी ऊर्ध्वाधर रखना चाहिए। क्या कह रहा है कि तापमापी को ऊर्ध्वाधर रखना चाहिए, जैसे एक सीधी रूप में रखना चाहिए। ठीक है, तिरछा नहीं रखना चाहिए, सीधी रूप में रखना चाहिए। ठीक है, ये तो तिरछा हो गया, सीधी रूप में सीधे रखना चाहिए। ठीक, ऐसे तापमापी का बल्ब चारों ओर से उस पदार्थ के घिरा होना चाहिए जिसका ताप मापना है। बल्ब बर्तन की दीवारों से नहीं छूना चाहिए। ठीक है, अब क्या करें कि आइए इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयत्न करते हैं। 4.5 क्रियाकलाप को देखते हैं कि किसी बीकर या मग में थोड़ा गर्म जल लीजिए और तापमापी के बल्ब को जल में डुबाइए और पारे के तल के स्थिर होने तक प्रतीक्षा कीजिए। जब पारे का तल स्थिर हो जाए तो आप नोट कीजिए। अब तापमापी को जल से बाहर निकालिए। ध्यानपूर्वक देखिए कि अब क्या होता है। क्या आप देखते हैं कि जैसे ही तापमापी को जल से बाहर निकालते हैं तो पारे का तल गिरने लगता है नीचे। इसका अर्थ है कि किसी प्रयोगशाला तापमापी द्वारा ताप का पाठ्यांक तभी नोट करना चाहिए जब उसका बल्ब जल या उस वस्तु में रखा है जिसका ताप मापना है। ठीक है, स्मरण कीजिए कि अपने शरीर का ताप मापते समय आपको पाठ्यांक नोट करने के लिए थर्मामीटर को मुंह से बाहर निकालना पड़ता है। ठीक है, तब क्या आप प्रयोगशाला तापमापी को अपने शरीर का ताप मापने के लिए उपयोग कर सकते हैं? स्पष्ट है कि प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग इस प्रयोजन के लिए सुविधाजनक नहीं होगा। सब चीज़ का अलग अलग बनाया जाता है। डॉक्टरी थर्मामीटर को मुंह से बाहर निकाल लेने पर पारे का तल नीचे या ऊपर क्यों नहीं जाता है? अभी आप सोचिए। किसी डॉक्टरी थर्मामीटर का फिर से परीक्षण कीजिए। क्या आप बल्ब के पास कोई विभंग किंक देखते हैं? किंक मतलब जो ब्लिंकिंग करता है। डॉक्टरी थर्मामीटर में एक विभंग भी होता है। ठीक है, विभंग का क्या लाभ है? यह पारे के तल को अपने आप नीचे गिरने से क्या करता है? रोकता है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि तापमापी में पारे के प्रयोग के विषय में अनेक चिंताएं हैं। तापमापी में पारा के प्रयोग के विषय में अनेक चिंताएं हैं कि भाई पारा का प्रयोग क्यों किया जाता है। पारा एक विषाक्त पदार्थ है। पारा क्या है? पारा एक विषाक्त पदार्थ है। ठीक है, और यदि तापमापी टूट जाए तो इसका निपटान अत्यंत कठिन है। आजकल अंकीय तापमापी यानी कि डिजिटल थर्मामीटर उपलब्ध है जिनमें पारे का उपयोग नहीं होता है। अंकीय तापमापी में किसका उपयोग होता है? आपको प्रश्न पूछ देगा कि अंकीय तापमापी यानी कि डिजिटल थर्मामीटर में किसका उपयोग होता है, तो ऑप्शन दे देगा
पारा दे देगा, शीशा दे देगा, लोहा दे देगा, ऐसे कुछ दे देगा। तो अंकीय तापमापी यानी कि डिजिटल थर्मामीटर में पारा का उपयोग नहीं होता, इसको आपको ध्यान रखना है। ये आपका डिजिटल थर्मामीटर है, ठीक है। अब आइए ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। संभवतः आपने देखा होगा कि जब किसी बर्तन को ज्वाला पर रखते हैं, ज्वाला यानी कि आग पे रखते हैं, तो वह तप्त हो जाता है यानी गर्म हो जाता है। इसका कारण है कि ऊष्मा ज्वाला से बर्फ की ओर चली जाती है। ऊष्मा जो है ज्वाला से बर्तन की ओर जो है चली जाती है। जब बर्तन को ज्वाला से हटा लेते हैं तो यह धीरे धीरे क्या हो जाता है, यह धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। यह ठंडा क्यों हो जाता है? ऊष्मा बर्तन से परिवेश की ओर स्थानांतरित हो जाती है। ऊष्मा जो होता है बर्तन से परिवेश की ओर स्थानांतरित हो जाती है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि दोनों स्थितियों में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। ऊष्मा किस दिशा से किस दिशा की ओर? ऊष्मा जो है गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। वास्तव में ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है, ठीक है। अपने से कम गर्म यानी कि ठंडी वस्तु की ओर क्या होती है, स्थानांतरित होती है। ऊष्मा किस प्रकार स्थानांतरित होती है, आइए इसकी खोज को हम लोग देखते हैं। क्रियाकलाप 4.6 में दिया हुआ है कि एल्युमिनियम या लोहे, क्या कह रहा है कि एल्युमिनियम या लोहे जैसी किसी धातु की एक छड़ अथवा चपटी पट्टी लीजिए। छड़ पर मोम के छोटे छोटे टुकड़े चिपकाइए। ये टुकड़े लगभग समान दूरी पर क्या होना चाहिए। चित्र संख्या 4.7 को देखेंगे हम लोग। छड़ के एक सिरे को एक प्रयोगशाला स्टैंड पर कसिए। यदि आपको स्टैंड ना मिले तो आप छड़ के एक सिरे को ईंटों के बीच में दबाकर भी क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। अब छड़ के दूसरे सिरे को गर्म कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए, जैसा कि यहाँ पे प्रयोगशाला में दिखाया गया है। देखिए किसी धातु की पट्टी में ऊष्मा के स्थानांतरण का अध्ययन किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए मोम के टुकड़ों का क्या होता है, क्या ये टुकड़े गिरना आरंभ कर देते हैं जलते जलते? कौन सा टुकड़ा सबसे पहले गिरता है? अब क्या आप सोचते हैं कि ऊष्मा ज्वाला के सबसे निकट के सिरे से दूसरे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है? वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है चालन कहलाता है। क्या कह रहा है प्रश्न आपका यहाँ पे एक बन जाता है कि वह प्रक्रम, वैसी विधि जिसमें ऊष्मा जो होता है किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है चालन कहलाता है। वह प्रक्रिया जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है, प्रवाहित होती है, उसको चालन कहते हैं, चालन कहलाता है। ठोस में ऊष्मा प्रायः चालन के प्रक्रम के द्वारा स्थानांतरित होता है। ठोस में ऊष्मा किसके द्वारा होता है? चालन द्वारा। ठोस में ऊष्मा किसके द्वारा होता है? प्रवाहित। ठोस में ऊष्मा किसके द्वारा प्रवाहित होता है? तो चालन के द्वारा होता है, ठीक है। क्या सभी पदार्थों में ऊष्मा का चालन आसानी से हो जाता है? आपने अवश्य देखा होगा कि खाना पकाने के लिए उपयोग किए जाने वाले धातु के बर्तन में प्लास्टिक या लकड़ी की हथी लगी होती है। जो खाना बनाने वाले जो बर्तन होते हैं उसमें जो हैंडल होता है वो किसके बने होते हैं? वो प्लास्टिक या लकड़ी की हथी लगी होती है। क्या आप किसी तप्त बर्तन को हथी से पकड़ कर बिना हाथ जलाए उठा सकते हैं? बिल्कुल नहीं उठा सकते, आपका हाथ जल जाएगा। अब आइए क्रियाकलाप 4.7 को देख लेते हैं कि किसी छोटे बर्तन या बीकर में गर्म पानी लीजिए और कुछ वस्तुएं जैसे इस्पात, स्टील की चम्मच, प्लास्टिक का स्केल, पेंसिल तथा विभाजनी यानी कि डिवाइडर एकत्र कीजिए। इन सभी वस्तुओं के एक सिरे को गर्म पानी में डुबाइए, जैसा कि चित्र संख्या 4.8 में देखेंगे। कुछ देर प्रतीक्षा करने के पश्चात दूसरे सिरे को छू करके देखिए। अपने प्रेक्षणों को सारणी 4.3 में लिखिए। यहाँ पे सारणी 4.3 में दिया हुआ है। यहाँ पे वस्तु दिया हुआ है कि स्टील की चम्मच है और सारी वस्तुएं आप लिख सकते हैं। और पदार्थ किसकी बनी होती है? जैसे स्टील की चम्मच क्या है? स्टील की चम्मच धातु की बनी है। क्या दूसरा सिरा गर्म होता है या नहीं? तो बिल्कुल गर्म हो जाएगा, ठीक है। अब जो पदार्थ अपने से होकर के ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं उसे हम ऊष्मा का चालक कहते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है कि जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं उसे ऊष्मा का चालक कहते हैं। जो पदार्थ अपने से होकर के ऊष्मा को आसानी से प्रवाहित होने देते हैं, जाने देते हैं, उसको चालक कहते हैं। इनके उदाहरण है एल्युमिनियम ऊष्मा के अच्छे चालक है। एल्युमिनियम, आयरन यानी कि लोहा तथा कॉपर जिसको तांबा भी बोलते हैं, ये क्या है? ये ऊष्मा के अच्छे सुचालक हैं, चालक हैं। जो पदार्थ अपने से होकर के ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते उसे ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। जो पदार्थ अपने से होकर के ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते हैं उन्हें ऊष्मा का क्या कहते हैं?
कुचालक कहते हैं, ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, विभिन्न पदार्थों में ऊष्मा का चालन, यहाँ पे दिया हुआ है चित्र। जैसे प्लास्टिक तथा लकड़ी जो होता है, कुचालकों को ऊष्मारोधी भी कहते हैं। कुचालक को क्या कहते हैं? कुचालक को ऊष्मारोधी भी कहते हैं। कुचालक को ऊष्मारोधी भी कहते हैं। प्लास्टिक तथा लकड़ी जो होता है ऊष्मा के कुचालक होते हैं, इनसे ऊष्मा प्रवाहित नहीं होती है। जल तथा वायु ऊष्मा के कुचालक है। जल तथा वायु, जल तथा वायु ऊष्मा के कुचालक है। जल तथा वायु ऊष्मा के कुचालक है। ये छोटी छोटी पॉइंट आपको याद रखना है, ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, तब इन पदार्थों में ऊष्मा स्थानांतरण कैसे होता है, आइए पता लगाते हैं कि जब ये जल तथा वायु जो होते हैं ऊष्मा के कुचालक होते हैं, फिर इनमें ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होते हैं इसके बारे में अध्ययन करते हैं। अब आइए क्रियाकलाप 4.8 को देखते हैं। क्या कह रहा है कि गोल पेंदे का फ्लास्क लीजिए, यदि फ्लास्क उपलब्ध ना हो तो बीकर लिया जा सकता है। इसे जल से 2/3 भरिए, इसको किसी तिपाई पर रखिए अथवा फ्लास्क को रखने का कोई ऐसा प्रबंध कीजिए जिससे कि आप इसके नीचे एक मोमबत्ती रख करके इसे गर्म कर सकते हैं। फ्लास्क में जल के स्थिर होने की प्रतीक्षा कीजिए। एक स्ट्रॉ की सहायता से फ्लास्क के पेंदे पर पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल धीरे से रखिए। अब क्रिस्टल के ठीक नीचे मोमबत्ती जला करके रखिए और उसको गर्म कीजिए। क्या कह रहा है कि अपने प्रेक्षणों को नोटबुक में लिखिए तथा जो कुछ भी आप देख रहे हैं उसका चित्र भी बनाने का प्रयास कीजिए। चित्र संख्या 4.9। जब जल को गर्म करते हैं तो ज्वाला के पास का जल गर्म हो जाता है। जहाँ पे आग होती है, जहाँ पे जो आग निकलती है वहाँ पे क्या हो जाता है, उसके पास के जल जो होते हैं गर्म हो जाते हैं। गर्म जल ऊपर उठता है और इस गर्म जल के आसपास का ठंडा जल उसका स्थान क्या करता है, उसका स्थान घेर लेता है। उसका स्थान क्या करता है, उसका स्थान लेने के लिए आ जाता है। फिर यह जल भी गर्म होकर के ऊपर उठता है तथा आसपास के जल फिर इसके स्थान पर आ जाता है और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि सारा जल गर्म ना हो जाए। ऊष्मा स्थानांतरण की इस विधि को संवहन कहते हैं। ऊष्मा स्थानांतरण की इस विधि को क्या कहते हैं, संवहन कहते हैं। ठीक है, हमारा वायुमंडल जो होता है संवहन विधि के द्वारा ही गर्म होता है। हमारा वायुमंडल जो होता है संवहन विधि के द्वारा ही गर्म होता है। आगे क्या करें कि वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार होता है, धुआं किस दिशा में जाता है। ऊष्मा स्रोत के पास की वायु गर्म होकर के उस ऊपर उठती जाती है। इस प्रकार यह वायु भी गर्म हो जाती है और यह प्रक्रिया चलती रहती है। अभी हम बताएं कि हमारा वायुमंडल जो होता है वो किसके द्वारा, हमारा वायुमंडल जो होता है इसी विधि के द्वारा गर्म होता है, संवहन के द्वारा ही गर्म होती है। क्रियाकलाप 4.9 को देखेंगे कि इसके द्वारा आप किस विचार की पुष्टि कर सकते हैं। क्रियाकलाप 4.9। एक मोमबत्ती जलाइए और अपने एक हाथ को ज्वाला के ऊपर तथा दूसरे हाथ को ज्वाला के पार्श्व में रखिए। चित्र संख्या 4.10 को देखेंगे। क्या आपके दोनों हाथ समान गर्मी का अनुभव करते हैं? यदि नहीं तो कौन सा हाथ अधिक गर्म अनुभव करता है और ऐसा क्यों करता है? ठीक है, वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन द्वारा होता है। वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन विधि द्वारा होता है, ये आपको याद रखना है। सावधान, अपने हाथों को ज्वाला से सुरक्षित दूरी पर रखिए जिससे कि वे आपके हाथ जला नहीं सके। क्या करें कि ध्यान दीजिए, ऊपर की ओर की वायु संवहन द्वारा गर्म होती है, इसलिए ज्वाला से ऊपर का हाथ गर्मी अनुभव करता है। ठीक है, तथापि पार्श्व की वायु संवहन द्वारा गर्म नहीं हो पाती है। पार्श्व की जो वायु होती है वो किस विधि द्वारा, संवहन विधि के द्वारा गर्म नहीं हो पाती है, इसलिए यह वायु लौ के ऊपर की वो वायु जैसी गर्म नहीं लगती है। तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग एक मनोरंजक परिघटना का अनुभव करते हैं। दिन के समय स्थल, यानी कि क्या कह रहा है कि दिन के समय स्थल यानी जो धरती या स्थल जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म हो जाता है। दिन के समय स्थल जो होता है जल की अपेक्षा जल्दी ही गर्म हो जाता है। स्थल के ऊपर की वायु गर्म होकर के ऊपर उठती है। इसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी वायु स्थल की ओर प्रवाहित होती है। इसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी वायु स्थल की ओर बहती है। चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की ओर से गर्म वायु समुद्र की ओर बह जाती है, जैसा कि चित्र संख्या 4.11 में हम लोग देखेंगे। समुद्र की ओर से आने वाली वायु को समुद्र समीर कहते हैं। समुद्र की ओर से क्या कह रहा है कि समुद्र की ओर से आने वाली वायु को समुद्री समीर कहते हैं। समुद्र की ओर से आने वाली वायु को समुद्री समीर कहते हैं। समुद्र समीर की ठंडी वायु का लाभ उठाने के लिए तटीय क्षेत्रों के भवनों में खिड़कियां समुद्र की ओर ही बनाई जाती हैं। रात्रि में यह प्रक्रम ठीक विपरीत हो जाता है। समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है। क्या कह रहा है कि समुद्र का जल जो होता है
स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है। इसलिए स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर क्या होती है, बहती है। यहाँ पे थल समुद्र दिखाया हुआ है। थल समुद्र कहाँ से कहाँ बहती है, ये देखिए थल समुद्र जो होता है स्थल से समुद्र की ओर, थल समुद्र जो होता है स्थल से समुद्र की ओर बह रहा है, ठीक है। और समुद्री समुद्र कहाँ से बहता है, समुद्री समुद्र कहाँ से बहता है, समुद्र से स्थल की ओर, समुद्री समुद्र समुद्र से स्थल की ओर बहता है, ठीक है। यहाँ पे समुद्र समुद्र तथा थल समुद्र को दर्शाया गया है, ठीक है। अब ये यह थल समुद्र थल समुद्र कहलाती है, ठीक है। 4.11 में चित्र में देखें, इस परिघटना को दर्शाता है। जब हम धूप में खड़े होते हैं, कहाँ खड़े होते हैं, जब हम धूप में खड़े होते हैं तो हम गर्माहट अनुभव करते हैं। जब धूप होती है उसमें तो गर्मी महसूस होती है। सूरज से हम ऊष्मा कैसे पहुँचते, सूरज से हम तक ऊष्मा जो होती है कैसे पहुँचती, किस विधि के द्वारा पहुँचती है, यह चालन अथवा सम्मोहन द्वारा हम तक नहीं पहुंच सकती। चालन तथा सम्मोहन के द्वारा सूरज की ऊष्मा जो है हमारे पास नहीं पहुंचती है। तो फिर आखिर किस विधि के द्वारा पहुंचती है, क्योंकि इन दोनों प्रक्रमों में ऊष्मा स्थानांतरण के लिए माध्यम आवश्यक होती है। चालन तथा सम्मोहन में ऊष्मा स्थानांतरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है, किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। चूँकि पृथ्वी तथा सूरज के बीच के अधिकांश स्थान में कोई माध्यम जैसे वायु नहीं है, ठीक है। अतः सूरज से हम तक ऊष्मा एक अन्य प्रक्रम के द्वारा आती है जिसे विकिरण कहते हैं। विकिरण विधि के द्वारा सूरज से प्राप्त होने वाली ऊष्मा किस विधि के द्वारा आती है, सूरज से प्राप्त होने वाली ऊष्मा जो होती है विकिरण विधि के द्वारा आती है। ये सभी याद रखना है आपको। विकिरण जो होता है, विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण में किसी माध्यम जैसे वायु अथवा जल की आवश्यकता नहीं होती। विकिरण विधि में किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। विकिरण विधि में किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि ये परीक्षा में पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। माध्यम विद्यमान हो या ना हो, विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। माध्यम जब हो या ना हो, फिर बिना माध्यम के भी विकिरण द्वारा ऊष्मा का क्या हो सकता है, स्थानांतरण हो सकता है। जब हम किसी तापक यानी कि हीटर के सामने बैठते हैं तो हमें इसी प्रक्रम के द्वारा ऊष्मा प्राप्त होती है। ज्वाला से हटा करके रखा कोई गर्म बर्तन ठंडा होते समय अपनी कुछ ऊष्मा को विकिरण द्वारा ही परिवेश को स्थानांतरित करता है। हमारा शरीर विकिरण द्वारा ही परिवेश को ऊष्मा देता है। हमारा शरीर जो है विकिरण द्वारा ही परिवेश हमारे आसपास के वातावरण को ऊष्मा देता है तथा उससे ऊष्मा ग्रहण भी करता है। सभी गर्म पिंड विकिरणों के रूप में ऊष्मा विकिरती करते हैं। जितने भी गर्म पिंड है विकिरण विधि के द्वारा ही ऊष्मा विकिरित करती हैं। जब ये ऊष्मा विकिरण किसी अन्य वस्तु से टकराते हैं तो इनका कुछ भाग क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है, ठीक है। कुछ भाग अवशोषित भी हो जाता है तथा कुछ भाग परागत हो सकता है। ऊष्मा के अवशोषित भाग के कारण वस्तु का ताप बढ़ जाता है और धूप में बाहर जाते समय आपको छाते का उपयोग करना परामर्श दिया जाता है, ठीक है। अब आइए आगे देखने की सर्दियों तथा गर्मियों में हमारे पहनने के वस्त्रों के प्रकार क्यों होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, कैसे भिन्न होते हैं, ठीक है। क्या आप जानते हैं कि गर्मियों में हम हल्के रंग के वस्त्रों को वरीयता देते हैं तथा सर्दियों में हम गहरे रंग के कपड़ा पहनना पसंद करते हैं। ऐसा क्यों है, आइए हम इसका पता लगाने का प्रयास करते हैं। क्रियाकलाप 4.10 को देखते हैं कि टीन के एक जैसे दो डिब्बे लीजिए और इनमें से एक के बाहरी पृष्ठ को काला तथा दूसरे बाहरी पृष्ठ को सफ़ेद यानी कि श्वेत पेंट से कर लीजिए। 4.12 चित्र को देखेंगे। दोनों डिब्बों में बराबर मात्रा में जल भरिए तथा उन्हें दोपहर के समय लगभग 1 घंटे के लिए धूप में रख दीजिए। दोनों डिब्बों में भरे जल के ताप मापिए और क्या आप दोनों के ताप में कुछ अंतर पाते हैं। किस डिब्बे में जल अधिक गर्म है और केवल जल को छूकर भी आप दोनों के ताप में अंतर थोड़ा बहुत अनुभव कर सकते हैं। अब चित्र संख्या 4.11 में देखते हैं। क्रियाकलाप 4.10 में उपयोग किए गए दोनों डिब्बों लीजिए और इन दोनों में समान मात्रा में समान ताप यानी कि लगभग 60 डिग्री सेंटीग्रेड का गर्म जल भरिए। दोनों डिब्बों को किसी कमरे अथवा छाया में रखिए और 10 से 15 मिनट के पश्चात प्रत्येक डिब्बे के जल का ताप ज्ञात कीजिए। क्या दोनों डिब्बों में जल का ताप समान दर से कम हुआ है अथवा नहीं। क्या इन क्रियाकलापों से आप यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि गर्मियों में सफ़ेद या हल्के रंग के वस्त्र तथा सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना अधिक आरामदायक क्यों प्रतीत होता है। गहरे रंग के पृष्ठ अपेक्षाकृत अधिक ऊष्मा अवशोषित करते हैं, ठीक है। इसलिए सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना हमें सुखद लगता है। हल्के रंग के कपड़े ऊष्मीय विकिरणों के अधिकांश भाग को क्या करते हैं, अधिकांश भाग को परावर्तित कर देते हैं। इसलिए गर्मियों में हमें हल्के रंग के वस्त्र अधिक आरामदेह लगता है। ये क्या दिया हुआ है, कह रहा है
करें कि हम अपने घरों को ठंडा या गर्म रखने के लिए कोयला या लकड़ी जैसे ईंधन अथवा विद्युत का उपयोग करते हैं। क्या ऐसे भवन बनाना संभव है जिन पर बाहर की गर्मी या सर्दी का कोई प्रभाव ही ना पड़े? भवन की बाहरी दीवार को यदि ऐसा बनाया जाए कि उसके बीच में वायु की एक परत बंद हो जाए तो ऐसा संभव किया जा सकता है। ऐसा करने की एक विधि है कि भवन निर्माण में खोखली ईंटों का उपयोग किया जाए, जो कि आजकल उपलब्ध भी है। आइए आगे देखते हैं कि सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें उष्ण क्यों बनाए रखते हैं। सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमको गर्म, हमारे शरीर को गर्मी क्यों देते हैं। सर्दियों में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं। ऊन जो होता है ऊष्मारोधी होता है। ऊन क्या होता है? ऊष्मारोधी होता है। इसके अतिरिक्त ऊन के रेशों के बीच में वायु फंसी यानी ट्रैप रहती है। यह वायु हमारे शरीर की ऊष्मा, यह वायु जो होती है हमारे शरीर की ऊष्मा को ठंडे परिवेश की ओर विकृत होने से क्या करती है? रोक देती है। अतः हमें उष्णता का अनुभव होता है, हमको गर्मी का अनुभव होता है। मान लीजिए सर्दियों में आपको एक मोटे कंबल अथवा एक के ऊपर एक जुड़े दो पतले कंबलों में से किसी एक का चुनाव करके आपको उपयोग करने की छूट है, तो आप इनमें से किसे चुनेंगे और क्यों चुनेंगे? याद रखिए कि दो कंबलों के बीच में वायु की एक परत भी विद्यमान है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। आज का कक्षा यहीं पे हम समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करेंगे कुछ ना कुछ आपको सीखने को अवश्य मिला होगा। तो अगर सीखने को अवश्य मिला होगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। चलिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।